तो थर्ड वाला चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करें। जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा चैप्टर चल रहा था, उसके अंदर एक टॉपिक फर्स्ट एक्सरसाइज मीन हमने कंप्लीट किया। मीन कंप्लीट किया, उसके तीनों फॉर्मूलाज हमने देखी, है ना, कि मीन कैसे फाइंड करना है उसके हिसाब से। अब उसी में ही दूसरी एक्सरसाइज शुरू करनी है, उसमें भी मीन ही है, लेकिन अब मीन के अलग अलग टाइप्स सीखने हैं। सिंपल मीन, नॉर्मल मीन, जो एरिथमेटिक मीन कहलाता है, वो पहली एक्सरसाइज में हमने देखा। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा वो एरिथमेटिक मीन था, मतलब सिंपल मीन कहलाता है वो। अब मीन के अलग अलग टाइप्स देखने, जैसे हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर उसके 3 टाइप हैं। कंबाइन मीन है, वेटेज मीन है, एंड जियोमेट्रिक मीन है। तो सिंपल मीन तो हमने ढूंढ लिया, उसके टाइप्स भी हमें सीखने हैं। तो समझना है बेटा, ये नया टॉपिक है, ये आपके 10th में नहीं आता था, अभी इस बार हम नया देखेंगे। हम जैसे मीन में हम टाइप्स देखेंगे ना, तो एक मीन आता है कंबाइन मीन कहते हैं। कंबाइन मीन, जैसे नाम ही है मीन को कंबाइन करना। दो अलग अलग डेटा हो, दो अलग अलग डेटा, उन दो अलग अलग डेटा के मीन को, मतलब उनके एवरेज को कंबाइन करके नया एवरेज ढूंढा जाता है, उसे कंबाइन मीन कहते हैं। दो अलग अलग डेटा को के यहाँ कहते हैं ना कि भाई मीन ऑफ, या सिंपल वे में ही लिखो, कंबाइंड मीन ही कहेंगे उसे, कि कंबाइंड मीन ऑफ टू डिफरेंट डेटा। दो अलग अलग डेटा के मीन को कंबाइन करके नया मीन ढूंढा जाए, वो कंबाइंड मीन है। डेफिनेशन भले याद में रहे, कॉन्सेप्ट ध्यान में रहना चाहिए। सपोज हम एवरेज ढूंढते हैं कि भाई कोई एक कंपनी है, उस एक कंपनी के 5 साल पे कितना प्रॉफिट हुआ था, एक कंपनी का 5 साल का प्रॉफिट कितना था, उसका एवरेज ढूंढना। तो हमने एवरेज की मेथड देखी थी ना, तो भाई 5 साल का एवरेज ढूंढना, तो 5 साल का प्लस डिवाइड बाय 5, बराबर। तो समझो एक कंपनी का 5 साल का एवरेज ढूंढा, वो एक मीन मिला। कोई दूसरी कंपनी है, उस दूसरी कंपनी का भी 5 साल के एवरेज हमने फाइंड किया, वो दूसरा मीन है। उन दोनों मीन को मिक्स करके नया मीन ढूंढेंगे, वो कहलाएगा हमारा कंबाइंड मीन। अरे बात ध्यान, ये सिंपल कंबाइंड मीन कहते हैं। कंबाइंड मीन फॉर्मूला वाइज ही सॉल्व करते हैं। कंबाइंड मीन की फॉर्मूला हम सिंबल में कहते हैं एक्स बार सी, एक्स बार और शॉर्ट में सी लिखना है, ये मतलब कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन की फॉर्मूला आती है कि n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3, ऐसे जितने भी हो, जितने डेटा को कंबाइन करना हो, 2 3 4 5, जितना भी कंबाइन करना हो। भाई 2 करना है तो 2 तक ही लिखेंगे, 3 हो तो 3 तक, 4 हो तो 4 तक, जितने डेटा को कंबाइन करना है। फॉर्मूला आती है n1 x बार 1, n2 x बार 2, n3 x बार 3, जहां तक हो, अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, जहां तक आता हो। ठीक है ना, ये कंबाइंड मीन के फॉर्मूला। जहां n मतलब टोटल नंबर, जैसे भाई एक कंपनी है तो एक कंपनी में 5 साल का एवरेज ढूंढा, तो उसमें टोटल नंबर कितने हुए, 5, वो n1 हुआ ना, और उसका एवरेज कितना आया उसका, वो x बार 1 हुआ, कि उसका एवरेज कितना है। फिर दूसरी कंपनी है, समझो दूसरी कंपनी में 7 साल का एवरेज ढूंढा है, तो n2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कि उसमें 7 साल का एवरेज ढूंढा, और उसमें जो आंसर आता हो वो x बार 2। समझो कोई तीसरी कंपनी है जिसमें 10 साल का एवरेज ढूंढा है, तो n3 10 हो जाएगा। अरे ना बात ध्यान। तो ऐसे जितनी भी अलग अलग कंपनी, ये तो कंपनी एग्जांपल, जितनी अलग अलग इंफॉर्मेशन को मिक्स करेंगे वो कंबाइंड मीन बनेगा। आपको क्वेश्चन में 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, 5 हो तो 5, वहां तक लिखना है ना बात ध्यान। सिंपल है फॉर्मूला, सिंपल है। 2-2 मार्क में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल फॉर्मूला याद रखनी है।
पर कॉन्सेप्ट ध्यान रहना चाहिए कि आगे जब आएगा, आगे के चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो क्लियर रहे। एक कंबाइंड मीन होता है, दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं वेटेज मीन। वेटेज मीन, वेटेज मीन या वेटेड मीन उसे कहते हैं। अच्छा, वेट मतलब क्या? हाँ, वेट मतलब वजन ऐसे कहते हैं ना, पर हाँ स्टेटिस्टिक में इसका मतलब अलग होता है। स्टेटिस्टिक में वेट मतलब वजन नहीं कहते हैं, स्टेटिस्टिक में वेट मतलब कहते हैं इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस कहा जाता है, कोई भी चीज की कितनी इम्पोर्टेंस है वो उसका वेट कहते हैं। नॉर्मल ऐसे याद रखा करो, जैसे आप लोगों को पता है वो 10th में आप लोग बोर्ड के एग्जाम देते थे ना, तो आपको ऐसे कहते थे कि भाई हर चैप्टर का इतना वेटेज है, ठीक है, था कि ये चैप्टर का इतना वेटेज है। तो वो वेटेज मतलब वजन थोड़ी कहते थे, क्या कहते थे? वेटेज मतलब भाई इसमें से कितना पूछा जाएगा, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, वो कहते हैं ना। तो स्टेटिस्टिक में नंबर्स में वेट मतलब इंपॉर्टेंस कहा जाता है। तो कभी कोई ऐसा डेटा हो कि जिसका मीन इंपॉर्टेंस के हिसाब से ढूंढना हो, तो उसे वेटेज मीन कहते हैं। बराबर ना, कि कोई डेटा का मीन इंपॉर्टेंस के हिसाब से ढूंढना हो, कि मीन फाउंड बाय द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि जो भी ऑब्जर्वेशंस मतलब जो भी नंबर दिए गए हैं उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से मीन फाइंड करना है, तो वो वेटेज मीन कहते हैं। ठीक है, और वो वेटेज मीन की फॉर्मूला भी जो है वो सेम इसकी तरह ही आता है। वेटेज मीन x बार w कहते हैं हम लोग, x बार w। तो उसकी फॉर्मूला आती है हमारी सॉरी, उसकी फॉर्मूला आती है w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3, जितने होते हो, जितने ऑब्जर्वेशन है 3 4 5 6 7 जितने दिए गए हो, बराबर ना। w1 x1 w2 x2 w3 x3 अपॉन w1 प्लस w2 प्लस w3 जितने नंबर हो, बराबर। सेम ही फॉर्मूला रही ना उसमें भी। यहाँ w मतलब वेटेज कहलाया, इंपॉर्टेंस कहलाया। आई बात ध्यान, दोनों में सेम फॉर्मूला है भाई। इंपॉर्टेंस के हिसाब से ढूंढना हो वो वेटेज मीन, क्वेश्चन में दिया हुआ ही होता है। और अगर दो अलग अलग डेटा को मिक्स कर रहे हैं वो कंबाइंड। आएगा ध्यान। एक चीज ध्यान देना, स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं लिखने में। जब हम कंबाइंड मीन ढूंढ रहे हैं ना, तो फॉर्मूला में n1 x बार 1 है, ये x बार रहेगा, क्योंकि अलग अलग डेटा का डिफरेंट डेटा का मीन है, ये सब मीन ही है ना, मीन मतलब x बार ही कहेंगे ना, तो इसमें x बार ही लिखा जाता है। जबकि जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये x बार नहीं लिखते, स्टूडेंट इसमें भी x बार लिख देते हैं। ये x बार नहीं है, ये ऑब्जर्वेशंस है। ऑब्जर्वेशन मतलब खाली x की वैल्यू है जिसको वेटेज के साथ लिखना है। छोटा सा डिफरेंस पर ध्यान देना, इसमें ऑब्जर्वेशंस हैं तो इसमें x1 x2 ही लिखा जाता है, और इसमें मीन है अलग अलग तो इसमें x बार 1 x बार 2 लिखा जाता है। अब इसमें भी x1 x2 लिख दोगे, ऑब्जर्वेशन ही वो गलत कहलाएगा एक तरह से, पर एक छोटी सी लाइन है पर इंपॉर्टेंट है, रहेगा ना ध्यान। चलो फॉर्मूला लिखो ये दोनों इसी तरह से, तो हम 3.2 वो एक्सरसाइज समझे इससे, ठीक है। लिखो चलो, देखो अब एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग समझे कि उसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द मीन डेली वेजेस paid to 75 skilled worker of a factory was 280, whereas the mean daily wages paid to 125 unskilled worker was 150. So find the mean wages of all workers. यहाँ क्या दिया हुआ है कि कोई 75 स्किल वर्कर हैं, उनको डेली वेजेस कितना मिल रहा है, उसका मीन मतलब उसका एवरेज 280 है, तो एवरेज उनको 280 मिल रहा है।
और दूसरे 125 अनस्किल्ड वर्कर हैं, उनको डेली वेजेस, रोज की पगार एवरेज 150 मिल रही है, और हमें सबका मिलाकर, सभी वर्कर्स का मिलाकर मीन फाइंड करना है। तो क्या ढूंढना होगा इसमें? कंबाइन मीन ढूंढना होगा ना। 75 स्किल्ड वर्कर है, 125 अनस्किल्ड, अलग अलग है, तो उसके लिए हमें कंबाइन मीन फाइंड करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। अब कंबाइन मीन में जैसे फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला के हिसाब से पहले मेंशन कर लेते हैं कि n1 n2 क्या होगा, x बार 1 x बार 2 क्या होगा। जो फॉर्मूला लिखवाई उसके हिसाब से पहले मेंशन कर दिया करो कि है क्या n1 n2। तो भाई यहाँ पर n1 की फॉर्मूला, सॉरी n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n1 कौन सा नंबर गिने? 75। 75 स्किल्ड वर्कर हैं, तो नंबर 75 है ना उसका, कि 75 स्किल्ड वर्कर हैं, तो मतलब n1 75 है, तो n2 कितना होगा? n2 कितना है? 125। और उसी के ही साथ x बार 1, हाँ, कि पहले 75 वर्कर का मीन कितना दिया हुआ है, तो वो 280 दिया हुआ है, दिया ना कि उनको 280 एवरेज मिलता है, और x बार 2 क्या होगा, तो कितना है? 150 है। यही है ना, बस 1 और 2 ही है, 3 4 तो कुछ भी नहीं है ना इसमें। तो बस फिर इसके हिसाब से अब कंबाइन मीन फाइंड करेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे हम कि x बार c, कंबाइन मीन की फॉर्मूला आती है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। 2 है तो 2 तक ही लिखना है, 3 होता तो 3 भी लिखते, 4 होता तो 4 भी लिखते, जितना हो। 2 है तो 2 ही लिखना है। अब इसमें वैल्यू रखें कि n1 x बार 1, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में प्लस नहीं है, पहले ब्रैकेट में वैल्यू रख देते हैं कि n1 कितना है? 75, x बार 1 कितना है? 280, 75 इंटू 280 प्लस n2 x बार 2, तो n2 125, x बार 2 150, और अपॉन n1 प्लस n2, मतलब अपॉन 75 प्लस 125, है ना। वैसे समझे ना, वैल्यू रख दी। अब कैलकुलेशन करें, पहले 75 इंटू 280 कितना होगा? 21,000, सॉरी 21,000 बराबर, प्लस 125 इंटू 150 18,750, 18,750, यही हुआ ना मल्टीप्लाई करने से। और अपॉन में 75 प्लस 125 200, बराबर। अब इनका प्लस, तो इनका प्लस करें कितना हो जाएगा वो, तो 39,750 अपॉन 200, फाइनली इनका एवरेज तो 198.75। तो कंबाइन मीन मतलब एवरेज सभी वर्कर की सैलरी या वेजेस वो 198.75 है। बताएगा ध्यान, सिंपल है ना, ठीक है ना, सिंपल। ये दो मार्क में पूछते हैं आपको, खाली ध्यान रहना चाहिए क्या फाइंड करना। समझो सेकंड वाला भी समझो, पहले सेकंड भी फिर लिखो साथ। अब सेकंड में दिया हुआ है कि फाइंड द वेटेज मीन ऑफ द परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर वेटेज मीन है, क्लियर दिया हुआ, वेटेज मीन फाइंड करना है, और टेबल में सीधी वैल्यू ही है कि अलग अलग प्रोडक्ट है, राइस, व्हीट, टी, शुगर, पल्सेस, उसका वेट मतलब इंपॉर्टेंस दिया हुआ है कि उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अब इंपॉर्टेंस डायरेक्ट ना बता पाए तो नंबर में होता है, स्टेटिस्टिक में इंपॉर्टेंस है, और साथ में परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो भी दिया हुआ है कि कितने परसेंटेज का चेंज हो रहा है वो। तब यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके हिसाब से सीधा वैल्यू ही रखेंगे ना। वेटेज मीन क्लियर ही है इसमें, तो वेटेज मीन की फॉर्मूला आती है, उसके लिए भी पहले ऐसे क्लियर कर देते हैं कि W1 W2 वो क्या है, X1 X2 क्या है, वो क्लियर कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर वेटेज में सीधा दिया हुआ ही है, तो वो सीधा ही बता सकते हैं कि W1 उसकी वैल्यू 7 है, W2 10 है,
W3 5 है, W4 8 और W5 2। देखो इसमें 5 है तो 5 तक फॉर्मूला लिखनी है, इसमें 2 थे तो 2 ही फॉर्मूला लिखे ना, 2 तक, 5 हो तो 5 तक लिखेंगे जितने हो, ठीक है। और उसी तरह से x1, ध्यान देना ये x1 x बार मत लिखना, ये ऑब्जर्वेशन है। तो x1 की वैल्यू 134, x2 125 है, 115 सॉरी, फिर x4 97 एंड x5 120। और अब इसमें कंबाइंड मीन फाइंड करेंगे, तो कंबाइंड मीन x बार w कहेंगे, x बार w, और उसकी फॉर्मूला आएगी कि w1 x1, w2 x2, w3 x3, x4 एंड w5 x5। 5 हो तो 5 तक लिखा जाएगा, और अपॉन में w1 2 3 4 एंड 5, ऐसा ना। फिर सबकी फार्मूला रखें इसमें, सॉरी सबकी वैल्यू रखें सीधे कि w1 x1 मतलब 7 इंटू 134, ठीक है ना, फिर 10 इंटू 125, फिर 5 इंटू 115, ये पूरा लिखना है कैलकुलेशन, ऐसा नहीं डायरेक्ट खाली आंसर लिखो आप लोग, पूरी कैलकुलेशन लिखना जो जो वैल्यू है, और अपॉन में सबका प्लस 7 10 5 8 2। कैलकुलेशन करें, 7 इंटू 134 198, 938 सॉरी, हाँ 198 कैसे होगा, ये 1250, ठीक है ना, ये 575 776 और 240, अपॉन में ये तो सबका मल्टीप्लाई इनमें, और नीचे जो है वो इनका प्लस, कितना हो जाएगा 30 ना, 32 है, हाँ 32 सॉरी, बराबर। फिर इनका प्लस, तो इनका प्लस कितना आएगा 7, तो 73,779 ऐसा, 3,700 सॉरी, 73,000 का 3,779 सॉरी, और अपॉन 32। सो फाइनल आंसर 118.09, ये फाइनल आंसर हमारा वेटेज में आ रहा है, ध्यान आ रहा है ना, सिंपल है ना, इसमें आधा काम तो कैलकुलेटर करता है यार, खाली लिख के हमें कैलसी से ही सम करना है पूरा, रहेगा ना ध्यान। लिखो चलो फटाफट ये 2 लिखो। देखो अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई 2 ऑफिसर्स 10 क्लर्क एंड 3 पियून contributed for a staff picnic, तो स्टाफ पिकनिक के लिए ये सबका कंट्रीब्यूशन आ रहा है। द कंट्रीब्यूशन कलेक्टेड पर पर्सन इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, यहाँ कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है कि भाई हर ऑफिसर जो है वो 1000 रुपीज देगा, हर क्लर्क 500 रुपीज देगा, और हर पियून 200 रुपीज देगा। सो फाइंड द मीन कंट्रीब्यूशन पर पर्सन यूजिंग वेटेज मीन। अब क्लियर है कि वेटेज मीन से ही हमें मीन फाइंड करना है, वेटेज मीन की फॉर्मूला रखेंगे ना, ठीक है ना, इसमें कितने कितने पर्सन हैं वो उसका वेट कहलाएगा, वो इम्पोर्टेंस कहलाएगा कि भाई कितने कितने पर्सन है, कि भाई 2 ऑफिसर 10 क्लर्क 3 पियून, ये उनका वेट हुआ, और वो कितना कितना दे रहे हैं ये उनके ऑब्जर्वेशंस हुए, वो एक्स की वैल्यू हुई। तो अगर हम पहले मेंशन कर दें यहाँ पर कि W1 W2 क्या होगा, तो भाई W1 की वैल्यू 2, W1 2 ना, ऑफिसर्स 2 हैं, फिर W2 की वैल्यू 10 ना, 10 क्लर्क है, और W3 की वैल्यू 3, वो 3 पियून है, और साथ में x1 x2 भी बता दें कि भाई कितने कितने वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक में आएगा 1000, x2 500 है, और x3 200 है। इसके बेस पर वैसे ही वेटेज मीन ढूंढेंगे ना, ठीक है ना, जैसे हमारी फॉर्मूला है कि x बार w, यहाँ 3 है तो 3 तक लिखना है,
कि W1 x1, W2 x2, W3 x3 और अपॉन W1 W2 एंड W3 तीनों का प्लस। सो यहाँ W1 x1 मतलब कि 2 इंटू 1000 प्लस 10 इंटू 500 है ना, W2 x2 और W3 x3 वो 3 इंटू 200 अपॉन तीनों का प्लस, तो भाई 2 प्लस 10 प्लस 3। सिंपल कैलकुलेशन अगर करते हैं तो भाई 2 और 1000 तो वो 2000 प्लस ये 5000 और प्लस ये 600, ठीक है ना, तीनों का मल्टीप्लाई, तीनों का मल्टीप्लाई और अपॉन तीनों का प्लस तो वो 15। प्लस भी अगर करते हैं तो कितना 7 और 6 7 7600 अपॉन 15 और उनका डिवाइड करें तो फिर 0.66 ये ना। हाँ वो 66 कंटिन्यू। देखो अब ये भी चीज ध्यान में रखो कि जब ऐसे कंटिन्यू नंबर हो तो हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही लिखते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लिखते हैं ना, तो उसमें एक चीज ये ध्यान देते हैं, आप यही लिखोगे तो भी ठीक, पर ज्यादातर जो है अगर हम कंटिन्यू चल रहा है और 2 डिजिट लिख रहे हैं तो थर्ड वाला डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो इस नंबर को एक इंक्रीज करके लिखते हैं, राउंड ऑफ करके लिखते हैं। मतलब अगर ये 6666 चलता जा रहा है तो हमें तो डेसिमल के बाद 2 नंबर ही लिखने हैं ना, लेकिन तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर अगर 5 या उससे ज्यादा है, 5 भी है या उससे ज्यादा, तो ये नंबर को एक बढ़ा के लिखेंगे, मतलब 66 नहीं, क्या लिखेंगे 67 लिखेंगे। अरे बात समझ में, किसी अगर 1 2 3 4 है, थर्ड वाला नंबर 1 2 3 4 ही है तो वो सेम टू सेम ही लिखेंगे, पर अगर पीछे का नंबर वो है तो इसमें बढ़ाएंगे। अभी इन सब में प्रॉब्लम नहीं है, आप 66 लिखोगे तो भी करेक्ट है, 67 लिखोगे तो भी करेक्ट, अभी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे ना तो एक एक पॉइंट भी ध्यान रहेगा, तो इसलिए अगर वो पहले से ही प्रैक्टिस रखो कि हाँ बढ़ा के ही रखना है तो ज्यादा अच्छा है। तो पीछे का नंबर अगर 66 जा रहा है तो इसको 66 नहीं 67 लिखेंगे, ये आंसर रहेगा। आएगी बात ध्यान, बराबर, ठीक है। चलो और फोर्थ वाला क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन ध्यान से समझो और प्रॉपर ध्यान देना बेटा, इसमें थोड़ा सा अलग अब चीज है। अब फोर्थ वाले में ऐसे दिया हुआ है, द मीन मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 7 थियरी पेपर इज 62। 7 थियरी पेपर में उनके मार्क्स 62 है। So what should be the mean marks in 3 practical examination so that the mean marks for entire examination is 68। यहाँ पर पूरे एग्जामिनेशन का मीन, मतलब जो हम कंबाइन मीन करते हैं अलग अलग, वही दे दिया है। कोई थियरी एग्जाम है और प्रैक्टिकल एग्जाम है, इन दोनों का हम अलग अलग मीन ढूंढ के करते हैं तो कंबाइन मीन होता है ना, यहाँ कंबाइन मीन ही आपको 68 दे दिया है। कोई एक प्रैक्टिकल पेपर्स है उसका मीन कितना होगा वो मीन अलग ढूंढना है। मतलब सिंपल अगर कहो, नंबर वाइज समझा रहा हूँ, नंबर वाइज बताए कि देखो 7 थियरी पेपर है उसका मीन 62 है, तो 7 थियरी पेपर है तो उसको सपोज हम N1, वो 7 का है ना, N1 पहला नंबर जो है N1 7 और उसका मीन 62 है, तो इसका मतलब वो x बार 1 के x बार 1 है कितना 62, थियरी पेपर का मीन ये है। फिर दूसरा 3 प्रैक्टिकल पेपर्स हैं, 3 प्रैक्टिकल पेपर मतलब N2 3 है और उस प्रैक्टिकल पेपर का मीन x बार 2 कितना है वो ढूंढना है हमें, वो 68 नहीं दिया हुआ है। प्रैक्टिकल पेपर का मीन कितना है वो तो ढूंढना है, लिखा हुआ है व्हाट शुड बी द मीन मार्क्स इन 3 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये 3 प्रैक्टिकल का मीन कितना होगा ये तो ढूंढना है, और दिया हुआ है हिज मीन मार्क्स फॉर एंटायर एग्जामिनेशन इज 68, पूरे का मीन 68 है, मतलब कंबाइन मीन x बार c ही आपको 68 दे दिया है। जो हम हर सम में ये कंबाइन मीन फाइंड कर रहे थे यहाँ कंबाइन मीन दे दिया है।
और उसके ऊपर से ये मीन फाइंड करना है, x बार 2 फाइंड करना है, ऐसे समझो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं यहाँ पर ही आप 68 लिख के और कंबाइंड मीन ढूंढ लो, फिर ऐसा नहीं है, यहाँ ये मिसिंग वैल्यू ढूंढनी है। तो फॉर्मूला तो वही हम लोग अप्लाई करेंगे जो फॉर्मूला है कंबाइंड मीन की, एक्स बार सेम है n1 x बार 1 n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2, फॉर्मूला वही है। वैल्यू भी रखें तो ये कंबाइंड मीन ही आपको दे दिया है, कितना दिया हुआ है 68, यही आंसर है 68 इक्वल टू n1, तो n1 की वैल्यू 7, x बार 1 तो x बार 1 की वैल्यू 62, जो वैल्यू है वो सब रखेंगे हम। फिर n2, तो n2 की वैल्यू 3, x बार 2 ढूंढना है, वो फाइंड करना है, और n1 प्लस n2 7 प्लस 3, ऐसा ही हुआ ना। तब जो कैलकुलेशन हो रही है वो कैलकुलेशन अगर करते हैं, जैसे पहले 68 7 इंटू 62 हो जाएगा 434 प्लस 3 को x बार 2 से मल्टीप्लाई वही होगा 3x बार 2, 3 से तो वही, और अपॉन 10। अब कैलकुलेशन में जो बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन रहती है हमारी, सबसे पहले ये 10 डिवाइड में है वो आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 680, 680 इक्वल टू 434 प्लस 3x बार 2। अब ये फाइंड करना है तो ये 434 माइनस में, ठीक है ना, यहाँ लिख रहा हूँ चलो, कि ये हो जाएगा कि 3x बार 2, तो वो 680 माइनस 434 है ना, 434 माइनस में हो जाएगा ना, तो 3x बार 2 यही रहेगा 680 माइनस 434, तो मतलब 3x बार 2 इक्वल टू 246, और फाइनली फिर 3 जाएगा डिवाइड में, 3 डिवाइड में आ जाएगा कि x बार 2 इक्वल टू 246 डिवाइड 3, तो मीन्स x बार 2 मिल जाएगा 8 और 2 82। आई बात ध्यान, मतलब जो ये 3 प्रैक्टिकल एग्जाम थी उसका एवरेज 82 का है। आई बात ध्यान, देखो चलो देखो अब दूसरा पार्ट देखें हम लोग, ठीक है ना। 3.2 हमने कंप्लीट किया, 3.3 में भी देखें साथ में, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक है हमारा ये एक्सरसाइज का, और जैसे बताया कि भाई मीन के 3 टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं, 2 हमने समझे कि कंबाइंड मीन और वेटेज मीन, और थर्ड मीन आता है वो हमारा जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन है ना, मीन का सबसे बेस्ट मेथड ये कहलाता है जियोमेट्रिक मीन। जब कोई भी ऑब्जर्वेशन में परसेंटेज चेंजेस हो रहे हो, परसेंटेज के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं और उसका एवरेज ढूंढना हो, तो जियोमेट्रिक मीन सबसे बेस्ट कहलाता है। परसेंटेज चेंजेस हो रहे हैं और उसका एवरेज हमें फाइंड करना है, तो जियोमेट्रिक मीन सबसे बेस्ट होता है, वो मेथड है, ठीक है ना। या तो फिर कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेशन कि जिसमें चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट हो, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार, और ऑब्जर्वेशन में ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो भी जियोमेट्रिक मीन के जरिए मीन ढूंढा जाता है। और जियोमेट्रिक मीन में अगर हमें मीन फाइंड करना है ना, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला आते हैं सिंपल सी, कि g इक्वल टू जी कहेंगे यहाँ पर, जियोमेट्रिक मीन x बार लिखो तो भी सिंबल बरोबर है, पर यहाँ हमारी टेक्स्ट बुक में g कहा गया है जियोमेट्रिक मीन, तो उसकी फॉर्मूला आती है रूट में n रूट x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 मल्टीप्लाई x4, वो जहां तक हो। जियोमेट्रिक मीन की ये फॉर्मूला आती है कि n रूट x1 x2 x3 x4 उनका मल्टीप्लाई, समझो अगर 4 नंबर का मल्टीप्लाई है तो 4 नंबर और यहाँ पे 4 रूट होगा, अगर 6 नंबर है तो वो 6 नंबर, यहाँ पे 6 रूट होगा, बराबर ना, जितने नंबर हो वो रूट, बता रहे ध्यान, बराबर। जियोमेट्रिक मीन सिंपल से ये फॉर्मूला कि जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं उन सबका मल्टीप्लाई और साथ में उसका रूट फिर,
जितने ऑब्जर्वेशन हो उसका रूट, स्क्वायर रूट। 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 रूट, 6 ऑब्जर्वेशन हो तो 6 रूट, वैसे वो जियोमेट्रिक मीन होता। अरे ये एक ही फॉर्मूला, सिंपल, और कुछ भी नहीं। और एक सम देखें तो ध्यान आएगा हमें कि भाई फॉर्मूला को यूज कैसे करना है, कैसे रूट फाइंड करना है। एक सम में देखें हम लोग, जैसे 3.3 का पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ बुक रीड बाय 8 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास ड्यूरिंग अ लास्ट मंथ। कि 8 स्टूडेंट ने लास्ट मंथ में कितनी कितनी बुक्स पढ़ी है। भाई किसी ने 2 बुक पढ़ी है एक महीने में, किसी ने 1 बुक पढ़ी है, किसी ने 5, किसी ने 9, ऐसे दिया हुआ। सो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स रीड यूजिंग जियोमेट्रिक मीन। मेंशन है ना, जियोमेट्रिक मीन से ढूंढना है। सिंपल मीन होता अगर एरिथमेटिक मीन, तो जैसे पहले करते थे सबका प्लस डिवाइड बाय 8, ऐसा ना, पर लिखा हुआ है कि जियोमेट्रिक मीन के सहारे ढूंढना है, तो उसके बेस पर ढूंढेंगे। अब कितने नंबर हैं इसमें, 8 नंबर है ना, कितने नंबर है, 8 नंबर्स है ना, तो इसका जियोमेट्रिक मीन मिलेगा हमें फर्स्ट वाले के लिए। ये एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट वाले के लिए जियोमेट्रिक मीन ढूंढना हो, 8 नंबर है तो लिखा जाता है 8 रूट, 8 रूट, ठीक है ना, 8 है तो 8 रूट और अंदर सबका मल्टीप्लाई। जो जो नंबर है 2 1 5 9 2 1 5 9 1 3 2 4, बराबर। तो क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है ना। यहाँ 8 रूट और इन सबका मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा मल्टीप्लाई, 2163 160, सॉरी 2160, ये ना। और अब इसका 8 रूट, 8 रूट कैसे करेंगे, तो आपका जैसे कैल्सी है ना, उसमें ये स्क्वायर रूट का बटन आता है ना, बराबर, कैल्सी में स्क्वायर रूट का बटन है ना। अब 2160 आया, अब ये स्क्वायर रूट का बटन है, वो स्क्वायर रूट के बटन को एक बार क्लिक करोगे तो वो 2 रूट होता है। क्या होता है, 2 रूट होता है। उसी को फिर से क्लिक करोगे तो 4 रूट होता है। 2 बार क्लिक करने से 4 रूट होता है। उसी को फिर से क्लिक करोगे 3 बार क्लिक तो वो 8 रूट होता है। 8 मतलब 2 4 8 16 32 64, बराबर। ऐसे एक बार क्लिक करोगे 2 रूट, 2 बार क्लिक करोगे 4 रूट, 3 बार 8 रूट, 4 बार 16 रूट, बराबर ना। ऐसे तो अगर आपको 8 रूट पूछा हुआ है तो हम ऐसे करेंगे 2160 और ये रूट को 3 बार प्रेस करेंगे, 2 रूट 4 रूट 8 रूट, वो हमारा आंसर होगा, बराबर ना, 2.61। और फिलहाल जो आपको सम दिए गए हैं वो 2 4 8 16 वही है। ये डायरेक्ट आपको कैलकुलेटर से मिले। जो बीच के रूट होते हैं 3 रूट 5 रूट, उसके लिए फिर अलग पूरी कैलकुलेशन आती है। वो कैलकुलेशन अभी आपको नहीं है, फिर आएगी तब हम देखेंगे उसमें। अभी जो आपके क्वेश्चंस है ना वो 2 4 8 16 वही है। तो ध्यान आ जाएगा ना इसमें कि एक बार क्लिक करेंगे वो 2 रूट, 2 बार में 4 रूट, 3 बार में 8 रूट, मिल जाएगा ना कैलकुलेटर से। तो 21608 रूट कितना आंसर आ जाएगा, 2.61, 61 है ना, तो 2.61 ये हमारा आंसर। कितना सिंपल, ठीक है ना। जियोमेट्रिक मीन सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव। तो बस खाली सबका मल्टीप्लाई करना है और रूट फाइंड करना है उसको, आएगा ध्यान। देखो सेकंड वाला, अब ये समझो, समझो मैं तीनों साथ में कर रहा हूं, तीनों में जो थोड़े थोड़े चेंजेस हैं वो बता दो, खाली समी 3 दिए हुए हैं आपको। अब सेकंड समझो, सेकंड में ऐसे दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10%, 7%, 5%, 2% इन फर्स्ट 4 years। पहले 4 साल में डेप्रिशिएट हो रही है मशीन। डेप्रिशिएट मतलब अकाउंट में पढ़ा ना भाई, डेप्रिशिएशन, हाँ
कि भाई वैल्यू डाउन होते जाना, वैल्यू जो है वो कम होते जाना, वो हम कहेंगे ना डेप्रिसिएशन। तो भाई मशीन की वैल्यू पहले साल में 10% कम हो गई, दूसरे में 7, फिर 5, फिर 2, ऐसे डेप्रिसिएशन हो रही है। सो फाइंड द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। अब इन्होंने बोला हुआ एप्रोप्रिएट मेथड से, तो कभी भी परसेंटेज का एवरेज ढूंढना हो ना तो उसके लिए एप्रोप्रिएट मेथड यही है। परसेंटेज में, ये वाला परसेंटेज में भले नहीं था पर पूछा हुआ था कि जियोमेट्रिक से ढूंढो, तो हमने वैसे ढूंढा। परसेंटेज में कुछ ना मेंशन हो तो भी जियोमेट्रिक से ही ढूंढता है, ठीक है ना। परसेंटेज का एवरेज ढूंढना है इसी मेथड से, लेकिन जब प्रॉपर परसेंटेज दिया हुआ है ना तो थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आती है। अब इसमें जब हम जियोमेट्रिक से ढूंढेंगे तो यहाँ नहीं कि अंदर हम सीधा 10, 7, 5, 2 सीधा यही नंबर लिखें, ये नहीं है। परसेंटेज में दिए हुए ना तो 100 के हिसाब से, 100 टोटल परसेंटेज के हिसाब से पहले इन नंबर को प्लस या माइनस करना पड़ता है, फिर जियोमेट्रिक मीन ढूंढते हैं। ये इसलिए बोल रहा हूँ जो 2-3 सब में अलग अलग पॉइंट है वो खाली नोट करना। ये तो डायरेक्ट नंबर थे, सीधे कर दिया हमने। जब परसेंटेज में क्वेश्चन दिए गए हो तो पहले वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है वो 100 में से प्लस माइनस करना है। जैसे यहाँ दिया हुआ मशीन डेप्रिशिएट हो रही है तो ऑफ कोर्स वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है ना, तो उसको सपोज करके लिखते हैं कि लेट x1, मतलब सपोज जो पहला साल है उसमें समझो अगर मशीन की वैल्यू 100 रुपए है, कितनी है पता थोड़ी है, समझो मशीन की वैल्यू 100 रुपए है तो 100 में से 7 कितने, पहले में कितने 10, तो 10% कम हो रहे हैं, मतलब 10 रुपए कम हो रहे हैं 100 में से। तो पहले साल की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 90 हो गई। ये वैल्यू का हमें जियोमेट्रिक में यूज करना है, ठीक है ना, 10 नहीं लिखना है सीधा। अगर किसी में होता कि वैल्यू बढ़ रही है तो 100 में क्या करते, फिर प्लस करते। यहाँ डेप्रिशिएट दिया हुआ है तो माइनस कर रहे हैं, बढ़ता होता तो प्लस करते, बराबर। अब दूसरे में x2, तो दूसरे में सपोज वैल्यू 100 है, उसमें दूसरे साल में 7 कम हो रहे हैं तो दूसरे बार की वैल्यू हो जाएगी 93। और तीसरे में 100 में से 5 माइनस होगा 95, और चौथे में 100 में से 2 माइनस हो रहा है 98, बराबर। अब इनका जियोमेट्रिक मीन ढूंढो। अब फाइंड करेंगे यहाँ पर कि भाई g इक्वल टू 4 नंबर है तो 4 रूट 90, 93, 95, 98, तो 4 रूट चारों को मल्टीप्लाई कर दे दो, क्या आंसर आ रहा है। अरे बड़ा नंबर क्यों कंफ्यूज हो जाता है, 95 इंटू 98 क्या हो जाएगा कि 7,79,24,700, यही है ना। तो जो भी बड़ा नंबर है वो लिखेंगे ना 79,24,700, और उसका 4 रूट करना है। तो 4 रूट में मतलब 2 बार क्लिक करेंगे ना हम लोग उसे, तो रूट को 2 बार क्लिक करें क्या आ जाएगा 93.95, पीछे का नंबर 4 है तो 95 ही रखेंगे, तो आंसर आ जाएगा इसमें 93.95, बराबर। और सुनो, क्वेश्चन हमारा परसेंटेज में था, ध्यान रखना क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ वो परसेंटेज में है, तो आखिरी आंसर भी तो परसेंटेज में होना चाहिए ना, लास्ट का आंसर भी तो परसेंटेज में ही होना चाहिए ना, ये थोड़ी। तो जैसे क्वेश्चन को हमने 100 में से माइनस करके लिखा था ना, तो जो आखिरी आंसर आए उसको फिर से 100 से माइनस करके परसेंटेज बताते हैं, तो एग्जैक्ट परसेंटेज कितने आए। आई बात ध्यान, ये ध्यान रखना बेटा परसेंटेज के हिसाब से। तो भाई आंसर भले मिल गया 93.95, तो यहाँ पर बताएंगे कि भाई परसेंटेज मीन, कि परसेंटेज मीन कितना होगा, तो 100 माइनस 93.95, तो कितना हो जाएगा 6.05%।
ये होगा ना 100 में से माइनस करके, यही आएगा ना। समझ आ रही है बात? सीधे नंबर हो ना, अगर सीधे नंबर दिए गए हैं कि डायरेक्ट ढूंढो तो डायरेक्ट कैलकुलेशन, लेकिन अगर परसेंटेज में है तो पहले आपको 100 में से माइनस या प्लस भी करना पड़ेगा, और जो आखिरी आंसर आए उसका परसेंटेज मीन बताने के लिए फिर से 100 में से प्लस माइनस करना पड़ेगा। रहेगी ये बात ध्यान? पक्का ना? चलो ध्यान रख। और थर्ड में क्या पूछा हुआ है? अब थर्ड में है a taxi travel 15 किलोमीटर on Monday, 254 किलोमीटर on Tuesday। एक भाई टैक्सी 2 दिन में इतना ट्रैवल कर रही है। फाइंड द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल ओवर दिस 2 days यूजिंग जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन से एवरेज ढूंढना है, इसमें तो कोई परसेंटेज भी नहीं है, तो इसको तो ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं ना। और 2 ही नंबर है खाली, तो 2 ही नंबर है तो उसका तो जियोमेट्रिक मीन हम डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं ना। 2 रूट है, 15 इंटू कितना है 250। 2 रूट होता है ना तो ऊपर 2 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 रूट, क्योंकि खाली रूट है तो रूट मतलब वो स्क्वायर रूट 2 रूट ही तो कहलाता है, वो 2 मेंशन करने की थोड़ी जरूरत है। 4 रूट या 8 रूट हम मेंशन करते हैं, तो इसमें तो 2 रूट में सीधे आ जाए, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 16,000 3810 3810, और उसका 2 रूट मतलब एक ही बार स्क्वायर रूट करेंगे 61.70, वो एवरेज हो जाएगा। उन्होंने स्क्वायर रूट नहीं किया हुआ, जो पीछे आंसर दिया हुआ है ना वो स्क्वायर रूट का नहीं है, उन्होंने इसको फैक्टराइज करके लिखा हुआ है। पर आपके पास तो कैलकुलेटर है ना, स्क्वायर रूट हो रहा है ना, वो पूरा ही आंसर लिखो आप लोग, ठीक है ना। लिखो, चलो लिख दो इसी आंसर।